हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस के अंदर आता है, जिसमें इस बार के हॉस्टल वार्डन में 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का मतलब हॉस्टल वार्डन 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इससे पहले जो है पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस कराया था और साथ ही साथ बताया था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में भी, जिसमें हम पार्ट 2 है, इसमें भी हम 25 से लेके 50 तक के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिसको आपको उस टॉपिक को पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी आप जाके जरूर देखें, वो बहुत मदद मिलेगा। क्योंकि अगर आप तैयारी सच में कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है, उसको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं वहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेकेंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलग अलग तरह के जो बिट होते हैं उसको उस तरह के मतलब बीट वाइज प्रोसेसर होते हैं। जैसे 32 बिट के भी कुछ होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो 32 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो 64 बिट्स के जो प्रोसेसर होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया है कि कौन सा ये, क्योंकि ये सभी के सभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है, तो कौन सा ऐसा वर्जन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, ये पूछा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। और विंडोज़ के बारे में जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उस अभी आपको पढ़ के जाना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विंडोज एक्सपी जो है वो 64 बिट का जो प्रोसेसर होता है उसको सपोर्ट करता है। बाकी विंडोज 2000, विंडोज 98 और विंडोज 95 ये तीनों की तीनों जो है वो 32 बिट को प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। ए, सी और डी ये तीनों के तीनों जो हैं वो कितना 32 बिट्स के जो प्रोसेसर होते हैं उसको सपोर्ट करता है, और विंडोज एक्सपी जो है वो 64 को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 है कि निम्न में से कौन सबसे छोटा कंप्यूटर है। ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर के टाइप अगर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंप्यूटर भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है कुछ उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग भी, मतलब अलग अलग तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कंप्यूटर के प्रकारों को। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इनमें सबसे छोटा होता है, नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर वर्क स्टेशन, कौन सा सबसे छोटा होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो नोटबुक होते हैं ये सबसे छोटे प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है ये चारों ऑप्शन में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 28 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। डेजीविल प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये चारों में से कौन सा ऐसा प्रिंटर का प्रकार है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये सभी के सभी जो ऐसे प्रिंटर हैं जो ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। डेजीविल नहीं कर सकता क्योंकि डेजीविल एक इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये एक टॉपिक है प्रिंटर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सीजी व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ के जाना है। हमारे चैनल में प्रिंटर के लिए एक अलग से थ्योरी क्लास जो है मैंने डाला हुआ है, जिसमें मैं प्रिंटर के इमेजेस के माध्यम से समझाया हूं कि कौन सा प्रिंटर कैसे कार्य करता है, कैसा दिखता है। क्योंकि अगर आप इमेज के फॉर्मेट में देख लेते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो आप जाके हमारा जो प्रिंटर वाला जो टॉपिक है आप जाके जो प्लेलिस्ट है उसमें जरूर देख सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है कि जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। कुकीज, स्पूल, स्पैम या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? जो जंक ईमेल आते हैं उसको और क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए। तो जंक ईमेल जो होते हैं उसको स्पैम कहा जाता है। आप देखते भी होंगे कि अगर आप कहीं अगर सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं या फिर कहीं लॉगिन नहीं भी किए हैं तब भी आपका जो ईमेल होता है उसका इनबॉक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे
जंक ईमेल से या फिर कह लीजिए स्पैम मैसेजेस से भरा रहता है, जो कि हम कहीं वहाँ पे उस ईमेल में या फिर किसी और जगह पे हम लॉगिन नहीं किए, फिर भी एक नए नए वेबसाइट से कह लीजिए या फिर नए नए एड्रेस से ईमेल आते रहता है, उसको हम स्पैम कहते हैं। स्पैम का कई बार से फुल फॉर्म भी पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखिएगा स्पैम का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है सेल्स प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग मेल। जनरली ये सब एडवर्टाइज करने के लिए अलग अलग जो कंपनीज होती हैं वो सेंड करते हैं, इसीलिए सेल्स प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग मेल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा SPAM। स्पैम का फुल फॉर्म ये होता है, आपको याद रहना चाहिए, कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है। इसको दूसरे तरीके से भी एक बार लिखा जाता है, वैसा भी कई बार से ऑप्शन में दे सकता है। क्या हो सकता है? साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली पोस्टेड एडवर्टाइजिंग मेल। ठीक है, ये भी दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप मार दीजिएगा। साइमल्टेनियसली पोस्टेड एडवर्टाइजिंग मेल, ये भी स्पैम का फुल फॉर्म होता है और ये भी स्पैम का फुल फॉर्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, 30वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है या फिर कह लीजिए वायरस है जो अपने आप को ऑटोमेटिक, मतलब स्वतः रूप से या फिर कह लीजिए ऑटोमेटिकली खुद का रेप्लिकेशन नहीं करता या खुद का डुप्लीकेट तैयार नहीं करता। कौन सा ऐसा है? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म या फिर जॉम्बी, क्या है बताइए। इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं करता। ठीक है, या इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो खुद का ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रोजन हॉर्स। इसको हमेशा याद ही रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वायरस वाला जो टॉपिक है, एंटीवायरस वाला जो टॉपिक है, इसका वीडियोस भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा। 31 क्वेश्चन है कि एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट होता है उसमें डाटा किस तरह से व्यवस्थित होता है, लाइंस तथा स्पेसेस में, लेयर्स तथा प्लेन्स में, रो तथा कॉलम में, हाइट तथा विड्थ में, किस में। इसका आंसर आई थिंक सभी को पता होगा कि रो एंड कॉलम के रूप में जो स्प्रेडशीट में डाटा ऑर्गेनाइज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ये भी एक याद रखिएगा, स्प्रेडशीट के बारे में, वर्ड के बारे में, पीपीटी के बारे में, एक्सेल के बारे में, ये सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का प्रश्न है कि एक ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वो क्या कहलाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर, क्या कहता है। देखिए, तो ऐसा कोई भी प्रिंटर जिसमें मान लो प्रिंटिंग हेड लगा होता है और नीचे क्या होता है, पेपर और कार्बन वगैरह लगा रहता है, ठीक है, रिबन वगैरह, तो जब इससे स्ट्राइक किया जाता है इसके ऊपर इस प्रिंटिंग हेड के माध्यम से, तो इधर जो है अक्षर जो है प्रिंट होते हैं इस फोर्स लगने की वजह से। क्योंकि इसमें एक इम्पैक्ट की जरूरत पड़ रहा है, एक फोर्स की जरूरत पड़ रहा है, इसीलिए इस तरह के प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, आप कोई कमेंट करके बताइएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण बताइए, क्योंकि मैं प्रिंटर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके भी देखिएगा, और जो लोग पढ़े हैं कमेंट करके बताइएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, बताइएगा। चलिए आगे हम देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न क्रमांक 33 है कि हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित में से कितना डाटा स्टोर कर सकता है। तो याद रखिएगा 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या फिर 1.44 MB, क्या इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस जो मेमोरी वाला पार्ट होता है, जो सेक्शन होता है, जो सिलेबस होता है, वहाँ से है, और इसका भी मैं वीडियो जो है बना चुका हूँ चैनल में, आप जाके जरूर देखिएगा, थ्योरी क्लास को भी। और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कि एक जो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होता है उसका स्टोरेज 1.44 MB होता है, GB नहीं होता, याद रखिएगा 1.44 MB होता है। चलिए एक बताइए आप लोग कमेंट करके, जो CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका मतलब वन साइडेड वाला सेल्स, ठीक है ना, जो वन साइडेड CD होता है, बताइए कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, वो कितना स्टोर करके रख सकता है, बताइए कमेंट करके बताइएगा। चलिए 34 नंबर का प्रश्न, 34वां प्रश्न है
कि MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा इसका कुंजी होता है। मतलब शॉर्टकट की क्या होता है, जब आप MS वर्ड खोलेंगे, MS वर्ड के अंदर कोई अगर न्यू फाइल आपको ओपन करना है तो क्या शॉर्टकट की का आप यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+Y या फिर Ctrl+V, क्या यूज़ करेंगे बताइए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्टकट की से पूछा गया है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो Ctrl+N होता है ये MS वर्ड में यूज़ किया जाता है न्यू फाइल को खोलने के लिए, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि जो Ctrl+X होता है वो किस लिए होता है, तो कट करने के लिए, सेलेक्ट करके जो कट करना होता है पूरा डाटा को, उसके लिए कट करने के लिए Ctrl+X का यूज़ किया जाता है, ठीक है। Ctrl+Y जो होता है उसको हम रीडू कहते हैं, ठीक है। और Ctrl+V जो है ये किसके लिए होता है, जो कट किए हैं उसको पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। कट के लिए Ctrl+X, पेस्ट के लिए Ctrl+V और Ctrl+Y किसके लिए होता है, रीडू के लिए होता है, ठीक है। याद करिएगा, रखिएगा। और Ctrl+Z एक तो पूछ देता है कई बार से, Ctrl+Z किस लिए होता है, तो Ctrl+Z जो होता है अनडू करने के लिए होता है, ठीक है। रीडू के लिए Y, अनडू के लिए Z। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कॉपी करने के लिए कौन सा आप की का यूज़ करेंगे, कौन से की का यूज़ करेंगे, बताइए कौन से कॉम्बिनेशन की का यूज़ करेंगे कॉपी करने के लिए सेलेक्टेड डाटा को, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, CPS, LPM, PPM या उपरोक्त सभी। बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए प्रिंटर की स्पीड को मेज़र करने के लिए सभी ही तरह का यूज़ किया जा सकता है। हालांकि देखिए जो PPM होता है, ठीक है, PPM का फुल फॉर्म क्या होता है, पेज या फिर कह लीजिए पेजेस पर मिनट। मतलब कोई प्रिंटर जो है 1 मिनट में कितना पेज प्रिंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जब हम मेज़र करते हैं तो उसको हम PPM कहते हैं, जो कि प्रेजेंट डे में आजकल इस मेजरमेंट सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है PPM का। बाकी CPS और LPM जो है पुराना पद्धति है, ठीक है। ओल्ड डे के समय इसका यूज़ किया जाता था क्योंकि उस समय के जो प्रिंटर्स होते थे उनकी स्पीड उतनी अधिक नहीं होता था, तो उस समय CPS का यूज़ किया जाता था। CPS मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, मतलब कोई प्रिंटर 1 सेकेंड में कितना कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है उसके लिए CPS। LPM होता है लाइन्स पर मिनट, मतलब कोई प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन को प्रिंट कर पा रहा है। तो ये A और B जो है पुराना पद्धति में यूज़ किया जाता है। आजकल की जो प्रिंटर्स होते हैं उसकी जो स्पीड है बहुत अधिक बढ़ गई है, इसलिए आजकल PPM का यूज़ किया जाता है, पेजेस पर मिनट। हालांकि सब के सब जो है प्रिंटर की गति को ही मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को आना ही चाहिए, IP एड्रेस के बारे में, ठीक है। IP एड्रेस, कई बार से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 IP एड्रेस दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा जो है एक वैलिड IP एड्रेस है, बताना है। तो वैसे ही प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है, और आज के बाद अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके बना पाओगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि IP एड्रेस को हम कैसे चेक करेंगे कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है, ठीक है। तो इसमें से पता करना है कि कौन सा एक वैलिड, ठीक है, कौन सा एक वैलिड IP एड्रेस है, आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो पॉइंट से देखिए, 1 2 3 4 अंक रहेगा, ठीक है, 4 नंबर रहेगा जो कि डेसिमल नंबर रहेगा, ठीक है। और 4 अलग अलग पॉइंट से 1 2 3 पॉइंट से अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड रहते हैं। और जितने भी 4 सेक्शन में होगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। चारों में नंबर्स होते हैं। ये चारों नंबर जो हैं याद रखिएगा, इनमें 0 से लेके 255 तक के नंबर ही होते हैं, ठीक है। मतलब ये वाले में भी 0 से लेके 255 तक के नंबर होंगे, ये वाले में भी लेके 0 से 255 तक के होंगे, ये वाले में भी 0 से 255 तक के बीच का ही नंबर होना चाहिए, और ये वाले में भी 0 से लेके 255 तक के ही नंबर होना चाहिए। अगर इससे अधिक का है तो वो नहीं हो सकता। तो जैसे पहला वाला देखिए, ये एक वैलिड IP एड्रेस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 984 है जो कि 255 से ऊपर हो गया। इसमें जाएंगे तो देखिए ये वाला जो है ये 321 हो गया, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 0 और 255 से ऊपर का नंबर है। इसमें जाएंगे तो देखिए 888 दिया हुआ है, ये भी एक वैलिड IP एड्रेस नहीं होगा क्योंकि ये देखिए ये वाला भी क्या हो गया, 255 से ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा होगा जो कि एक वैलिड IP एड्रेस है। ये 192 जो है 255 और 0 के बीच में आता है, 168, 56, 115, ये सभी के सभी
0 और 255 के बीच आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है और यह एक वैलिड आईपी एड्रेस है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न। 37वां है, निम्न में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? विच ऑफ दिस सर्चेस न्यू टर्म्स ऑन इंटरनेट एंड स्टोर द सर्च आइटम इन द डाटाबेस? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा इंटरनेट में, मतलब कौन सा चारों में से ऐसा कौन है जो इंटरनेट पर सर्च तो करता है नए टर्म को और उसको डाटाबेस में स्टोर करता है ताकि भविष्य में उसका यूज़ किया जा सके? बताना है, क्रॉलर, इंडेक्सर, सर्च एल्गोरिदम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली में इसका राइट आंसर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा सर्च इंजन, क्योंकि सर्च इंजन ही जनरली क्या करता है, नए टर्म्स को सर्च करता है, उसको स्टोर करता है इन फ्यूचर यूज करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या आपको पकड़ना है, देखिए पहली बात तो समझिए कि ये क्रॉलर है क्या। ठीक है, तो क्रॉलर क्या करता है, याद रखिएगा, ये क्या है, डिस्कवरी ऑफ पेजेस एंड लिंक्स। ठीक है, ये क्या करता है, पेज को या फिर कह लीजिए लिंक को डिस्कवर करने के लिए यूज होता है, क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, और ताकि और भी नए पेजेस के साथ हम जुड़ सकें और भी नए पेजेस को खोज सकें, तो इसको मतलब कह रहे पेज और लिंक्स को डिस्कवर करने के लिए क्रॉलर का यूज किया जाता है। इंडेक्सर क्या करता है, तो इंडेक्सिंग करने का काम करता है, जो कि क्या करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, कंटेंट को। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, क्योंकि यहाँ पे जो 2016 में जब एग्जाम हुआ था उस समय इसका आंसर क्या लिया था मुझे आइडिया नहीं है, किसी को पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन बुक में हो तो कमेंट करिएगा, क्योंकि उसके हिसाब से हो सकता है सर्च इंजन हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इंडेक्सर होना चाहिए। ठीक है, इसका इंडेक्सर आंसर होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2016 का जो मॉडल आंसर था इसका, उसमें क्या लिया गया था, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि सर्च इंजन भी हो सकता है और एक्चुअली में क्रॉलर और इंडेक्सर जो है सर्च इंजन के ही प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक है, इसका आंसर इंडेक्सर यहाँ पे होना चाहिए, बट एग्जैक्टली क्या लिया था आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 38 क्वेश्चन। 38 नंबर पे है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन लिया जाता है? मतलब अगर आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसका डिफॉल्ट रूप से क्या एक्सटेंशन लिया जाता है? .ext, .com, .doc या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी .docs। एक्चुअली में .docx लिखा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी .com तो हमको पता है क्या है, एक तरह का डोमेन नेम है। ठीक है, डोमेन नेम है। ठीक है, .docx होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आपको फाइल एक्सटेंशन एक बार पढ़ के जाना है, इसके लिए मैं वीडियो ला दूंगा, इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस और कुछ डोमेन नेम के बारे में। तो डोमेन नेम के बारे में हमारे एक आध वीडियो में मिल जाएगा, एक्सटेंशन के बारे में सेपरेट वीडियो नहीं बनाया हूं, तो मैं फाइल एक्सटेंशन का एक अलग सेपरेट वीडियो ला दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। 39 क्वेश्चन नंबर 39 है कि कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का टास्क मैनेजर को खोलूं तो कौन सा कॉम्बिनेशन की का आप यूज करना चाहेंगे? Alt F9, Alt प्लस कंट्रोल प्लस F10, Alt प्लस कंट्रोल प्लस F5, Alt प्लस कंट्रोल प्लस डेल, किसका आप यूज करना चाहेंगे बताइए? तो इसका आंसर जो होगा राइट ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, पहले तो मैं ये सब बता देता हूं कि क्या होता है। Alt F9 का यूज कब करेंगे आप? तो Alt F9 जो होता है उसका आप यूज किया जाता है हाइड एंड शो, जो MS वर्ड के अंदर, कहाँ, तो MS वर्ड के अंदर जो हमारा फील्ड का कोड होता है, ठीक है, फील्ड कोड्स, ठीक है, फील्ड का कोड को हाइड और शो करने के लिए Alt F9 का यूज किया जाता है। Alt कंट्रोल प्लस F10 का यूज कहाँ पे किया जाता है? Alt कंट्रोल F10 का यूज कहाँ? तो जो एक्टिव पैन होते हैं, जैसे XY एक्सप्लोरर जो होता है, XY एक्सप्लोरर जो होता है, उसमें जो एक्टिव पेन होते हैं, ठीक है, एक्टिव पेन जो होते हैं उनको टॉगल करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक्सप्लोरर में एक्टिव पेन को टॉगल करने के लिए कौन सा आप कॉम्बिनेशन की का यूज करेंगे? तो Alt कंट्रोल प्लस F10। इसके बाद बी है Alt कंट्रोल और F5 का यूज कहाँ पे करेंगे? तो देखिए बी वाला जो है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो अगर हमारा कोई विंडोज का कोई कंसोल ओपन है, ठीक है, तो स्विच करने के लिए जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ओपन कंसोल्स होते हैं, ठीक है, जो कंसोल ओपन रहते हैं,
ठीक है। ओपन कंसोल्स विंडोज होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा अगर कंसोल का विंडो खुला हुआ है तो उसको स्विच करने के लिए, एक से दूसरा वाले में स्विच करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल F5 का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा आंसर है ऑल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट। जब आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस DEL ये तीनों को एक साथ साइमल्टेनियसली अब अगर आप यूज़ करेंगे तो जाके आपका एक्चुअली में इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो लॉक करने के लिए, स्क्रीन लॉक करने के लिए, जो यूज़र को स्विच करने के लिए, ठीक है, पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो वहीं पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। वहीं पे एक ऑप्शन होता है टास्क मैनेजर का। जब कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसमें ऑल्ट कंट्रोल डिलीट का आप एक साथ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, जिसमें एक टास्क मैनेजर भी होता है। मतलब ऑप्शन ए का यूज़ करके आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्या आंसर होना चाहिए, डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, DVT, VDT या फिर इंटेलिजेंट टर्मिनल, कौन सा ऐसा है जिसको हम एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो यूज़र प्रोग्रामेबल होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है एक इनपुट डिवाइस है जो कि यूज़र प्रोग्रामेबल होता है, ठीक है। पहली बात तो टर्मिनल का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, तो समझिएगा। देखिए टर्मिनल शब्द का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें मॉनिटर है और साथ ही साथ कीबोर्ड है, ठीक है, मॉनिटर और कीबोर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक प्रोसेसिंग पावर रखता है, ठीक है, जो एक प्रोसेसिंग पावर रखता हो उसको हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है वो क्या कर सकता है, अपने साथ साथ मेमोरी और प्रोसेसर, ठीक है, मेमोरी और प्रोसेसर भी अपने साथ रखता है किसी पर्टिकुलर स्पेशल डिस्प्ले ऑपरेशन के लिए। तो इसका आंसर जो है इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल है क्या, तो एक ऐसा टर्मिनल जिसके पास खुद का एक मेमोरी होता है, खुद का एक प्रोसेसर होता है और जो कि यूजर प्रोग्रामेबल होता है, ठीक है। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर 41 है, यह एक ऐसा मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। इससे पहले याद करिए मैंने क्या बताया था कि जो ट्रोजन हॉर्स होता है, ठीक है, जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो खुद का प्रतियां नहीं बनाता, सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं करता, लेकिन WORM वर्म एक ऐसा मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाते रहता है, स्वयं का रेप्लिकेशन करते रहता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो आप वायरस और एंटीवायरस वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ के जरूर जाइएगा, वहां से प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 42 क्वेश्चन है कि एक CD की भंडारण क्षमता, ठीक है, एक CD की भंडारण क्षमता कितनी होती है, बताइए। कि CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे हम बता ही देते हैं, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में या टेराबाइट में, किसको मेजर करेंगे। देखिए जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जो CD होता है, इसका स्टोरेज क्षमता जो है लगभग 650 MB से लेके 700 MB के मध्य होता है, ठीक है। अगर एक ऑप्शन होगा तो 700 MB आप मार दीजिएगा, ठीक है। मतलब इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी को हम मेगाबाइट में ही मेजर कर पाएंगे, MB के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टोरेज डिवाइसेस वाला चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा। अभी तक आपने देखा होगा 1 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन वहां से आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा अलग है, यूनिक है, जो जनरली इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं होते, तो ये सब नहीं समझ में आता। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है, TTL, ECL, CMOS या फिर MOS, कौन सा। देखिए पहली बात तो अगर लॉजिक फैमिली की बात करेगा कि लॉजिक फैमिली है क्या, तो बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होगा कि लॉजिक फैमिली होता क्या है। तो लॉजिक फैमिली एक्चुअली में होता क्या है, तो ये एक ऐसा अप्रोच होता है जिसका यूज़ किया जाता है डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट, IC वगैरह होता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल IC, मैं इंटीग्रेटेड सर्किट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मतलब लॉजिक फैमिली, जैसे आपने गेट्स पढ़े होंगे, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, ये सब होते हैं ना, वही सबको मिला जुला के एक लॉजिक फैमिली तैयार किया जाता है, ठीक है। तो लॉजिक फैमिली एक ऐसा अप्रोच होता है जिसका यूज़ किया जाता है डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा लॉजिक फैमिली है जो कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए, जो सबसे, जिसकी स्पीड कह लीजिए कि सबसे अधिक होता है, TTL,
ECL, CMOS या फिर MOS, किसका यूज होता है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ECL। ECL का फुल फॉर्म अगर जानना है तो आप जान सकते हैं, एमीटर कपल्ड लॉजिक, एमीटर कपल्ड लॉजिक, ठीक है, ECL। ये जो होता है सबसे स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल बिल्कुल सही है। TTL का भी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, TTL का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये TTL का फुल फॉर्म होता है। मतलब जो ये लॉजिक फैमिली होता है ना, इसको दो अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, जैसे यूनिपोलर, बाईपोलर, फिर यूनिपोलर को भी PMOS, NMOS, CMOS में बांटा, जैसे CMOS है ना, इसको हम यूनिपोलर के अंदर रखते हैं, ठीक है। बाकी ये TTL, ECL ये दोनों है ना, इसको हम बाईपोलर के अंदर रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो अलग से पूरा चैप्टर ही है, उसको अलग से पढ़ाना होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है? ECL का होता है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस वाले में, ठीक है। क्योंकि उस बार क्वेश्चन जब 50 क्वेश्चन से तो चांसेस बनता था, लेकिन अब से क्वेश्चन जो है वो 30 होंगे, तो हो सकता है एक क्वेश्चन पूछे, या चांसेस है कि 2 क्वेश्चन भी पूछ लेगा। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है? OCR, COM, ऑप्टिकल स्कैनर्स या फिर वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस, क्या इसका आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी, कॉम, COM। कॉम जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी OCR क्या है? एक इनपुट डिवाइस तो है ही। अच्छा, OCR का जो फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट कर कोई लोग बताना कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। OCR का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करिएगा। कॉम जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ऑप्टिकल स्कैनर्स हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस हो गया, OCR हो गया, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सिक्वेंशियल या फिर रैंडम? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, तो प्रिंटर आप जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, विंडोज, एप्पल या फिर लाइनक्स, क्या नहीं है? तो आप सबको पता होगा कि यूनिक्स भी है, विंडोज भी है, लिनक्स भी है। एप्पल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एप्पल क्या है? एक कंपनी है, तो आप लोग, ठीक है, एप्पल क्या है? एक कंपनी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, एप्पल, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बताइएगा कि जो एप्पल हमारा जो फ़ोन आता है, ठीक है, एप्पल फ़ोन के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है? ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताइएगा। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए 47 क्वेश्चन है कि 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है। 1260 क्या है? एक कंप्यूटर वायरस का टाइप है, ठीक है, एक तरह का ये कंप्यूटर वायरस है। तो किस तरह का है? पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपर्टाइड, मैक्रो या फिर बूट सेक्टर वायरस, क्या है? तो मैंने वायरस को पढ़ाया है अलग अलग तरीके से, किस किस फॉर्म का होता है, तो आप जाके वीडियो को देखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कि 1260 कंप्यूटर वायरस जो है एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है। कैसा है? पॉलीमॉर्फिक वायरस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या फिर मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो ये एक बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कई बार से पूछे जा चुका है। तो ये टॉपिक जो है आपको पढ़ना है CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इस टॉपिक को आप पढ़ के जरूर जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम का, उसी को कंप्यूटर का ब्रेन या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक करके आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप मान लेते हैं कि एक वेब पेज पे खोले हैं, यहाँ पे इस पेज से दूसरे पेज पे आपको जाना है, तो किसको क्लिक करना होता है? सर्च इंजन को, होम को, हाइपर लिंक को या फिर वेब एड्रेस को? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी वेब पेजेस होते हैं उस पर एक से दूसरे पेज को लिंक करने के लिए हाइपर लिंक जो है लगा होता है। जब उस हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित जो भी आंतरिक दूसरा होम पेज होता है या फिर वेब पेज होता है उस पर आप चले जाएंगे, तो हाइपर लिंक कहा जाता है उसको। हाइपर लिंक को क्लिक करके वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर जाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर लिंक। आज का वीडियो का 50वां और आखिरी प्रश्न है, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है
ठीक है, प्रश्न क्या है कि एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, सही है आपसे पूछा गया है। ठीक है, द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इंकजेट प्रिंटर। पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यह एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है, या फिर एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर निकाला जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ। देखिए पहली बात तो जो इंकजेट प्रिंटर है पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता। अगर आप कोई बुक फॉलो करेंगे, जैसे हरिराम पटेल का ही अगर देखेंगे, तो इंकजेट प्रिंटर को एक कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत रखा गया है। मतलब उसके हिसाब से हम ये ले सकते हैं कि यह एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, और इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। मतलब इसके हिसाब से बी और डी सही हो सकता है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में हमारे पास बी और डी तो दिया ही नहीं है, इसलिए हम नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, पहली बात तो कैरेक्टर प्रिंटर भी नहीं होता है एक्चुअली में, एक एक डॉट को ये बना के कोई अक्षर या कैरेक्टर बनाता है। ठीक है, डॉट को मिला के, क्योंकि इसके पास जो कलर ऑफ इंक्स होते हैं उसके स्प्रे करके डॉट के माध्यम से कोई भी कैरेक्टर, कोई भी ग्राफिक्स जो है ये निर्माण करता है। हालांकि अगर इसको हम एक बार में कैरेक्टर प्रिंटर ले भी लें और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, और ये एक से अधिक प्रतियां तो एक बार में नहीं प्रिंट कर सकता, इसलिए गलत हो जाएगा। और पूरी लाइन को एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक कैरेक्टर करता है। तो बी और डी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम नहीं ले सकते। ठीक है, बाकी आप जो इंकजेट प्रिंटर है इसका कैरेक्टर आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में प्रिंटर पढ़ाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप कोई बुक से भी पढ़ते हैं तो आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो है बी और डी राइट आंसर होना चाहिए। आपको इसमें कुछ और भी लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमने पूरा 2 वीडियोस के माध्यम से 2016 में कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न आए थे उसका हमने एनालिसिस किया। हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पढ़ के ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करके रखिएगा। चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।